हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक। अब कहा जाए नया टॉपिक या नया चैप्टर, दो चीज़ें कवर होंगी आज के टॉपिक में। दो चीज़ें कवर होंगी डायरेक्ट टैक्स में। द फर्स्ट वन टॉपिक इज योर सेक्शन 80P। सर, समझ में आ गया। आप हमें आज पढ़ाने वाले हैं डिडक्शन टू को ऑपरेटिव सोसाइटी। ओके सर, दूसरा टॉपिक आपने कहा आप क्या स्टडी करवाएंगे, क्योंकि आपने कहा वी विल कवर टू डिफरेंट टॉपिक्स इन टुडेज लेक्चर एंड द सेकंड वन टॉपिक इज असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके सर, यानी दोनों चीजें आज खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल बेटा, आराम से खत्म हो जाएंगी। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। इफ वी आर इन सीए फाइनल देन वी आर सपोज टू गेट द एक्सपर्टीज नॉलेज इन ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ देयर ऑफ। नाउ फर्स्ट थिंग, व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? मैंने अगर आप लोगों को पढ़ाया था एक बार एओपी बीओआई, उसमें मैंने एक हिंट दिया था एओपी बीओआई की कैटेगरी में कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आती है बिकॉज इट वर्क्स फॉर इट्स मेंबर्स। ठीक है सर जी, लेकिन वहां पर मैंने एक चीज क्लियर कर दी थी। मैंने ये बोला था कि स्टिल कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर अंडर द कैटेगरीज ऑफ एओपी बीओआई, but the taxation system is quite different for these entities, and cooperative societies which are registered under the Cooperative Society Act 1912, the societies which are registered under Cooperative Society Act 1912 or any other law in force for that purposes, then in that case, तो ऐसी दशा में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए बिल्कुल सेपरेट टैक्स सिस्टम बना हुआ है, बिल्कुल सेपरेट। और देखें, जो मैंने आपको असेसमेंट का दिया हुआ है, असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डिडक्शंस के जस्ट बाद है, उसमें फर्स्ट लाइन ही ये क्लियरली मेंशन्ड है, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन इट इज ट्रीटेड एज सेपरेट असेसेबल एंटिटी। ओके सर, राइट नाउ वी आर क्लियर। डिडक्शंस की अगर बात करें तो शुरू में ही पहले दो लाइनों में मैंने ये लिख दिया है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P, यानी डिडक्शंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जितनी भी इनकम्स होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जितनी भी इनकम्स होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उनको दो पार्ट में तोड़ा गया है। वॉट एवर द इनकम दे हैव, for the purpose of deductions they are to be bifurcated into two different parts. पहला, जहां पर 100% इनकम डिडक्टेबल होती है। दूसरा, जहां पर रेस्ट्रिक्टेड इनकम डिडक्टेबल होती है, नॉट द 100%। पहला, जहां पर 100% इनकम, मतलब ये इनकम आई, माफ इन द सेंस डिडक्शन दे दो, ये इनकम आई डिडक्शन दे दो। 100%, यानी ये इनकम्स 100% डिडक्टेबल हैं, और ये इनकम रेस्ट्रिक्शंस के साथ डिडक्शंस अवेलेबल है। तो सर 100% डिडक्शन कब मिलेगा? नॉर्मली कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके मेंबर्स, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग फैसिलिटीज में इन्वॉल्व है, मैं अब जो पॉइंट बोलने जा रहा हूं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक है जिसमें, पहला पॉइंट,
अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर्स, दैट्स इट। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग फैसिलिटीज में इन्वॉल्व है, क्रेडिट फैसिलिटीज में इन्वॉल्व है, और आगे देखें टू इट्स मेंबर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू इट्स मेंबर्स, क्रेडिट फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर्स, फाइनेंसिंग फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर्स, बैंकिंग फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर्स, उसकी 100% इनकम डिडक्टेबल है। यानी सेक्शन 80P कहता है वॉट एवर द इनकम विल बी अर्नड बाई अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज मेनली इंगेज टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी और द फाइनेंसिंग फैसिलिटी और द बैंकिंग फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर इज 100% डिडक्टेबल। यस, लेकिन इसके साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट नंबर 9, उसको एसोसिएट कर लेते हैं। RRB, रीजनल रूरल बैंक्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, 80P में आएगा ही नहीं, while it is to be deemed as a cooperative society। अरे भाई, आप पब्लिक के साथ बिजनेस करते हो, अगर कोई रीजनल रूरल बैंक है, even though it is in a rural area, although even though it is in a rural area, regional rural bank not covered under section 80P, 80P की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपनी क्रेडिट फैसिलिटीज, फाइनेंसिंग फैसिलिटीज या बैंकिंग फैसिलिटीज अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करता है, वो कवर्ड है 80P में। रीजनल रूरल बैंक RRBs आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 80P। और जरा इसके एक पायदान ऊपर देखें, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, the benefit under section 80P has been withdrawn in respect of all cooperative banks। ये सेक्शन कोऑपरेटिव बैंक्स पर नहीं लगेगा। सर, अभी आपने तो बोला कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट फैसिलिटी दे, फाइनेंसिंग फैसिलिटी दे या बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करे अपने मेंबर्स को, अपने मेंबर्स को ना, तो डिडक्शन है। पब्लिक इन लार्ज, पब्लिक एट लार्ज, दिस डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल। क्यों सर? एक बात बताओ बेटा, एक नॉर्मल बैंक है विच इज़ नॉट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एक कोऑपरेटिव बैंक है, आप दोनों में फाइट बराबर की चाहते हो, या कोऑपरेटिव बैंक को 100% डिडक्शन दे दो इनकम से, और वहीं पर नॉर्मल बैंक्स को पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इन पर टैक्स लगा दो। गलत है ना? दोनों को बराबर रखो ना, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक्स हों चाहे अदर बैंक्स हों। तो दोनों को बराबर रखने के लिए ये जरूरी था कि 80P के इस डिडक्शन को विड्रॉ कर लिया जाए उन कोऑपरेटिव बैंक से विच आर डीलिंग विद द पब्लिक। ओके, पढ़ देते हैं इसको। द बेनिफिट अंडर सेक्शन 80P हैज़ बीन विड्रॉन। इस सेक्शन का बेनिफिट विड्रॉ कर लिया गया है सारे कोऑपरेटिव बैंक से, अदर देन यानी इनको अभी भी डिडक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। फिलहाल बाद में बात करेंगे अदर देन की, हाँ या ना? अच्छा, दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटिंग कोऑपरेटिव बैंक्स एट पार विद द कॉमर्शियल बैंक विच डू नॉट एंजॉय सिमिलर टैक्स बेनिफिट्स। ठीक है सर, समझ में आ गया, दैट इज फुल एंड फाइनल। अभी तक आपने हम लोग को 3 पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट बताया कि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जिसका मेन काम अपने मेंबर्स को फाइनेंस देना, क्रेडिट फैसिलिटीज देना या बैंकिंग फैसिलिटीज देना, अपने मेंबर्स को 100% माफ है, लेकिन उसमें रीजनल रूरल बैंक शामिल नहीं है, इसमें कोऑपरेटिव बैंक से शामिल नहीं है। दैट्स इट। सेकंड पॉइंट, यानी एक डिडक्शन तो समझ में आ गई, बैंकिंग फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर्स। अब आते हैं एग्रीकल्चर की बात करते हैं। सबसे पहले गांव की बात करें। एग्रीकल्चर मतलब जैसे ही एग्रीकल्चर की बात होती है, वी आर जस्ट सीइंग द पिक्चर ऑफ अ विलेज, द फार्मर्स, द लेबर्स। ओके,
अगर मैं बात करूं कॉटेज इंडस्ट्री की, कुटीर उद्योग की, उसकी कॉटेज इंडस्ट्री की, कुटीर उद्योग की, उसकी 100% इनकम डिडक्टेबल होती है सेक्शन 80B में। कॉटेज इंडस्ट्री की 100% इनकम डिडक्टेबल होगी सेक्शन 80P में। कॉटेज इंडस्ट्री इन फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज इन फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ओके, जो अपने मेंबर्स के लिए काम करते हैं। अच्छा सर, दो चीज़ें आपने बताई, एक तो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, एक कॉटेज इंडस्ट्री। अब थोड़ा गांव में और बढ़ते हैं। हम कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, हमारे कई मेंबर्स हैं, हम उन मेंबर्स के लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस परचेस करते हैं, हम उन मेंबर्स के लिए एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स परचेस करते हैं, ऑयल सीड्स परचेस करते हैं, लाइव स्टॉक परचेस करते हैं, ताकि हम अपने मेंबर्स को वो चीज़ सप्लाई कर सकें या हम उनको आगे प्रोसेसिंग कर सकें। अगर हम अपने मेंबर्स के लिए लाइव स्टॉक, ऑयल सीड, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा बाय करते हैं और उनको हम अपने मेंबर्स को सप्लाई करते हैं और कुछ इनकम अर्न कर लेते हैं। अब तक मैंने रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करने की बात की। रॉ मटेरियल मीन्स ऑयल सीड्स हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गया, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हो गए, लाइव स्टॉक। तो अगर मैं इनको खरीद करके या तो मैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में यूज करूं या मैं उनको अपने मेंबर्स को सप्लाई कर दूं, तो इनकम अर्न होगी। 100% इनकम डिडक्टेबल है, 100% इनकम डिडक्टेबल है, 100% इनकम डिडक्टेबल है। पहला सर आपने बताया बैंकिंग फैसिलिटी देना कॉटेज इंडस्ट्रीज को, और तीसरा आपने बताया कि अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय करते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ऑयल सीड्स, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा बाय करते हैं, ताकि हम अपने मेंबर्स को उनको सप्लाई कर सकें या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या प्रोसेसिंग में उनका यूज़ कर सकें। तो इस तरह की एक्टिविटीज से अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकम होती है, 100% डिडक्टेबल होगी। देखो ना, सारी चीज़ धीरे धीरे इंटरलिंक्ड होती जा रही हैं। अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम एग्रीकल्चरल चीज़ों को बाय किया, अब हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बट यस विदाउट द एड ऑफ द पावर, बिना बिजली के, बिना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस तरह से होने वाली इनकम 100% डिडक्टेबल है विदाउट एनी कंडीशन और रेस्ट्रिक्शंस। अगर आप कोई एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग या प्रोड्यूस करते हैं और विदाउट द एड ऑफ द पावर करते हैं, 100% इनकम आपकी माफ होगी। माफ यानी डिडक्टेबल होगी। अच्छा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आ गया, अब उसकी मार्केटिंग भी तो करनी है। हमने कितना सीक्वेंस में बताया, मटेरियल खरीदना या तो सप्लाई करने के लिए या प्रोसेसिंग करने के लिए। प्रोसेस किया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आ गया, तो भी इनकम माफ। अब इस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मार्केटिंग करो। पॉइंट नंबर 3, इनकम फ्रॉम द मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स। ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स मीन्स द वर्कर्स वेयर द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो हमारे फार्मर्स थे वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होने चाहिए। सर, अब तक आपने जो बोला, पहला आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोली यानी क्रेडिट फैसिलिटी या बैंकिंग फैसिलिटी, उसके बाद आप सीधे कॉटेज इंडस्ट्री पर पहुंच गए। उसके बाद आपने कहा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को परचेस करना, एग्रीकल्चरल मटेरियल को परचेस करना, ऑयल सीड्स को परचेस करना, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को परचेस करना, लाइव स्टॉक को परचेस करना, सो दैट इट कैन बी सप्लाई टू इट्स मेंबर्स और इट कैन बी यूज फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग। द इनकम अराइजिंग फ्रॉम दिस एक्टिविटी इज 100% डिडक्टेबल।
इनकम अर्न बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बट यस विदाउट द एड ऑफ द पावर, 100% डिडक्टेबल है। अगर इस एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग, इस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर, अगेन द इनकम अर्न ड्यू टू दिस एक्टिविटी इज 100% डिडक्टेबल। एंड दीज ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, माइट बी दीज एक्टिविटीज आर ज्वाइंट, हम परचेस करते हैं, हम प्रोसेसिंग करते हैं और हम मार्केटिंग करते हैं, ओके। हम केवल परचेस करके सप्लाई करते हैं, हम केवल परचेस करके प्रोसेसिंग करते हैं, हम केवल परचेस करके प्रोसेसिंग करके अपने मेंबर्स को के थ्रू मार्केटिंग करवाते हैं, ओके, तो माफ है। अब इसमें लेबर की जरूरत होती है। द बिजनेस इनकम ऑफ लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सोसाइटी इंगेज्ड इन फिशिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी फिशिंग या अलाइड एक्टिविटीज़ क्यूरिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, स्टोरिंग, मार्केटिंग, सारी चीज़ें आ जाएंगी फिश और फिशिंग से रिलेटेड, तो उसकी भी इनकम 100% डिडक्टेबल है। पहला सर आपने बताया अगर बैंकिंग फैसिलिटी या क्रेडिट फैसिलिटी दे दें तो माफ़ है। दूसरा आपने बताया कॉटेज इंडस्ट्री। तीसरा आपने बताया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या एग्रीकल्चरल मटेरियल को परचेस करना सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड फर्दर और इट कैन बी सप्लाई टू इट्स मेंबर, ओके। अब उसमें क्या क्या आ जाएगा? ऑयल सीड्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा। अगर हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं तो माफ़ है, अगर हम उसको मार्केटिंग करते हैं जो हमारे मेंबर्स ने बनाया है तो माफ़ है। लेबर की एक्टिविटीज़ जो फिशिंग या उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ से जुड़ी हैं किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अलाइड एक्टिविटीज़ में है क्यूरिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, मार्केटिंग, ऑल दीज थिंग्स फिशिंग से रिलेटेड, कैचिंग, क्यूरिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग, स्टोरिंग एंड मार्केटिंग, ओके, ठीक है ना। For the purpose of supplying them to their members, for the purpose of supplying them to their members, for the purpose of supplying them to their members, for the purpose of supplying them to their members, for the purpose of supplying them to their members. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अपने मेंबर्स के लिए करे, कॉटेज इंडस्ट्री की कोई इनकम हो, मार्केटिंग अपने मेंबर्स के लिए करे, परचेज करे अपने मेंबर्स को सप्लाई करने के लिए, प्रोसेसिंग करे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, या अपने मेंबर्स के लिए फिशिंग एक्टिविटीज़ करें, ओके, ये 100% था। फिर से मैं एक और नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसकी भी इनकम 100% ऑफ प्रॉफिट, देखो बोल्ड लेटर्स में क्लियर कट लिखा हुआ है। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ जरा ढंग से सुनना। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने अपने मेंबर्स बना रखे हैं और वो मिल्क प्रोसेसिंग का काम करते हैं, इन केस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग अ प्राइमरी सोसाइटी इंगेज्ड इन सप्लाइंग मिल्क, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सप्लाइंग मिल्क, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, सप्लाइंग मिल्क, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स। To whom? To whom? To state government, to central government, to corporations, to local authorities, to cooperative federal milk society. Clear? Then 100% of profit and gains of such business would be exempt from tax by way of deduction from the gross total income of the cooperative society. अच्छा सर, पहला टॉपिक सर आपने अलग कर दिया, पॉइंट नंबर 1 में बताया अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉटेज इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ऑयल सीड्स, लाइव स्टॉक, इनको परचेस करती है ताकि वो अपने मेंबर्स को सप्लाई कर सके और उसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में यूज़ कर सके। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग का काम करती है अपने मेंबर्स के थ्रू विदाउट एड ऑफ पावर, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी मार्केटिंग को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मार्केटिंग का काम करती है अपने मेंबर्स
ने जो बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं उनको, तो वो 100% इनकम डिडक्टेबल है, उसकी 1 रुपये भी पर भी टैक्स नहीं लगेगा, 100% इनकम पर डिडक्शन मिलेगा। लेकिन पॉइंट नंबर 2 मैंने डिस्कस किया अभी कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर वो मिल्क सप्लाई करने का काम करती है, वेजिटेबल और फ्रूट सप्लाई करने का काम करती है, या फिर 4 चीजें बताई थी, ऑयल सीड्स, मिल्क, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इन 4 चीज़ों को सप्लाई करती है कोऑपरेटिव फेडरल मिल्क सोसाइटी को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कॉरपोरेशन को, दैट्स इट, या लोकल अथॉरिटी को, तो उसका 100% प्रॉफिट डिडक्टेबल होगा। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। फर्दर एक नया पॉइंट, बेटा अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर ऊपर की सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, नाउ इट विल नॉट टेक मोर टाइम। सेक्शन 80B इज गोइंग टू बी ओवर, ओके। फर्दर इसके अलावा, यानी ऊपर की जो इनकम है वो तो डिडक्टेबल है मेरे लाल, मेरे प्यारे, लेकिन एक और एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा 1 लाख रुपए का या 50,000 रुपए का। उसके अलावा जो ऊपर मिले सो मिले। Further, a cooperative society which is engaged in the activities other than or in addition to those mentioned above, other than or in addition, क्लियर है? यहाँ तो ऊपर वाले को छोड़कर, ऊपर वाला मतलब भगवान नहीं, ऊपर वाले पॉइंट्स को छोड़ करके कोई नया ये काम करे जो मैं बोलने वाला हूँ, या ऊपर वाला तो काम करे ही करे, ये भी काम करे, ओके। In addition to those mentioned above, is not liable to pay any income tax on its first 50,000 or 1 lakh. पहले 50,000 या पहले 1 लाख रुपए की इनकम पर 1 रुपए भी टैक्स देने की जरूरत न हो। पहले 50,000 की इनकम फ्रॉम अदर एक्टिविटी, ऊपर वालों को छोड़ दो, उसके अलावा अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, 50,000 पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, देखो 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 देखो, यस, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 1 लाख रुपए के पहले इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, अदर देन दोज अबव और इन एडिशन टू द अबव। पहले 1 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अगर ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है या ऊपर वाले भी नहीं है पॉइंट, तो 50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर पक्का समझ में आ गया, हमें इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तो हमारा काम था, ऊपर वाले जितने थे काम उस पर बिजनेस की तरह काम हो रहा था। लेकिन अगर अदर देन बिजनेस की बात की जाए, बिजनेस 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 के अलावा, एनी इनकम arising to a cooperative society by way of interest and dividend derived from its investment with any other cooperative society is 100% deductible। अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट मिलता है, अगर मैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ, मुझे कोई डिविडेंड मिलता है, किससे? दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। द पेयर इज अ cooperative society, the payer of the interest, the payer of the dividend is any other cooperative society, and payee is another cooperative society, then in that case 100% of the dividend and 100% of the interest is deductible at all. If one cooperative society is paying interest, if one cooperative society is paying amount of dividend to another cooperative society, then 100% of the interest and dividend received by the recipient cooperative society is deductible। even उसका 1 रुपये भी टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा सर जी, एनी इनकम arising to a cooperative society by way of interest on security or income from house property, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मुझे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिल रहा है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी नॉट फ्रॉम द अदर वन, अदर सिक्योरिटी, अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अदर देन दोज कोऑपरेटिव सोसाइटी,
मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं, कहीं दूसरी जगह, तो मुझे अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिल रहा है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल रहा है, इज फुल्ली डिडक्टेबल अंडर दिस सेक्शन वेयर द GTI ऑफ दिस सोसाइटी इज नॉट मोर देन 20,000। ओके, अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ, मेरी ग्रॉस टोटल इनकम, अंडरलाइन जरूर कर लेंगे GTI पर, ग्रॉस टोटल इनकम पर, अगर मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 20,000 से अधिक नहीं है तो मेरी टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सोचो कितनी बड़ी बात है, मेरी 100% इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 20,000 से अधिक नहीं है तो मेरी सारी की सारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मेरी सारे का सारा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज माफ हो जाएगा। ओ अगर मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 20,000 से अधिक नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी will be deductible 100% at all। लेकिन अगर 20,000 से ऊपर हो गया मेरा ग्रॉस टोटल इनकम, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 100% टैक्सेबल होगा। सर इतना कंफ्यूजन है बेटा, कंफ्यूजन का है, एक बार शुरू से देख लेते हैं ना, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आपने बताया फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आपने बताया कॉटेज इंडस्ट्री, आपने बताया एग्रीकल्चरल प्रोसेस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लाइव स्टॉक, ऑयल सीड्स को परचेस करते हैं अपने मेंबर्स को सप्लाई करने में या उसको एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग में लगाने के लिए। अगर वो एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग करते हैं विदाउट द एड ऑफ द पावर, अगर हम मार्केटिंग करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का विच इज ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स, 100% माफ। अच्छा, अगर कोई लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसने फिशिंग या उसकी अलाइड एक्टिविटीज़, चाहे कैचिंग हो, क्यूरिंग हो, प्रोसेसिंग हो, प्रिजर्वेशन हो, स्टोरिंग हो, मार्केटिंग हो, ये सारी एक्टिविटीज़ से कमाई गई सारी इनकम माफ होती है 100%। दूसरा मैंने बताया था इसके अलावा कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका काम मिल्क सप्लाई करना, फ्रूट्स वेजिटेबल सप्लाई करना, ऑयल सीड सप्लाई करना, किसी दूसरे कोऑपरेटिव फेडरल मिल्क सोसाइटी को, किसी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कॉरपोरेशंस को, गवर्नमेंट कंपनी को, लोकल अथॉरिटी को 100% इनकम माफ है। अच्छा सर समझ में आ गया। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो ऊपर को छोड़कर या उसके अलावा किसी और पर्पज़ में इन्वॉल्व है, और अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसकी पहली 1 लाख पूरी माफ़ है, और अदर देन ऑल अबव है तो पहले 50,000 पूरे माफ़ हैं। ओके, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लेती है किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, वो 100% माफ़ है। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिलता है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलता है तो पूरा का पूरा डिडक्टेबल होगा अगर GTI 20,000 तक है। ओके, द इनकम ड्राइव्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम द लेटिंग आउट ऑफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नई चीज आ रही है, द इनकम ड्राइव्ड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम द लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन और वेयर हाउसेज फॉर स्टोरेज। अच्छा, किराए का रुपया आ रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की तो बात की जा रही है। लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन्स और वेयर हाउसेस, लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन और वेयर हाउसेस फॉर व्हाट? फॉर स्टोरेज, प्रोसेसिंग और फैसिलिटेटिंग द मार्केटिंग ऑफ कमोडिटीज। मैं केवल स्टोरेज और प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूं। दिस शुड नॉट बी वाइडेंड बाय इटसेल्फ, this is very narrow word, storage only or processing only, not beyond that। हम किसी को किराए पर मकान देते हैं उसकी इनकम की बात नहीं हो रही। किराए पर मकान दिया, क्यों दिया? स्टोरेज के लिए और प्रोसेसिंग के लिए, केवल उसकी बात हो रही है। 100% माफ है। अगर हमने किसी कॉमोडिटी के स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए गोडाउन या वेयर हाउस किराए पर दिया है तो
तो उससे मिलने वाला किराए का इनकम 100% माफ़ होता है। कमोडिटीज़ के स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए मैंने गोडाउन और वेयर हाउस को किराए पर दिया है। कमोडिटीज़ के स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए मैंने अगर अपना गोडाउन दिया है तो वो माफ़ है। Further, where the cooperative society is also entitled to the deduction under section 80IA, the deduction under this section shall be allowed with reference to the gross total income as reduced by the deduction allowable under section 80IA. जब भी हम 80P की बात करेंगे तो 80IA को डिडक्ट करके ही बात करेंगे, यानी 80P का डिडक्शन कब मिलेगा? 80IA को डिडक्ट करने के बाद। 80P का डिडक्शन कब मिलेगा? 80IA को डिडक्ट करने के बाद। The deduction under this section shall be allowed with reference to the gross total income as reduced by, यानी minus the deduction allowable under section 80IA. The benefit मैंने बता दिया क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9 कि हम लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक्स को हटाया है, रीजनल रूरल बैंक्स को ये सेक्शन तो अप्लाई वैसे भी नहीं होता। बताएं दिक्कत क्या थी इसमें? हमें तो नहीं लगता कि there were any type of problem under section 80P. All the points has been covered. सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए 80P के। जरा इसका असेसमेंट देख लेते हैं। असेसमेंट इज सो सिंपल, मैं जो बोलता जाता हूँ बस ध्यान से सुनते जाओ। जैसे बाकी एसएससीज का असेसमेंट करते हैं ना, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी तो आएगा नहीं, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, सबको जोड़ लो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड डिडक्शन दे लो, क्लबिंग कर लो, डिडक्शन दे दो, क्लबिंग नॉर्मल। जो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा असेसमेंट में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और अगर याद करो तो सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर की बात की गई है। सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर की बात की गई है। अगर आपको याद ना हो तो एक बार पेजेस पलटें और एक बार सेक्शन 27 पे जाएं। सेक्शन 27 में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को हाउस अलॉट करती है, देन द अलॉटीज विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड ओनर एंड नॉट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। I am the legal owner of that housing society, but I have allotted the houses to my member due to their membership. मैंने उनको मेंबरशिप के अगेंस्ट या शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट घर अलॉट कर दिए। Now in such type of cases the allottees will be treated as a owner. I will not be treated as owner. Even I am the legal owner, but for the purpose of taxation point of view, the allottees, the members will be considered as the owner of those property. They will be treated, they will be deemed owner. याद आया? तो एक असेसमेंट में तो यही बात याद रखना। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा बात करूं, सर इसमें कौन सी उल्टी बात करेंगे? अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी मकान को अपने मेंबर्स को अलॉट ना करके किराए पर दे दे तो थोड़ी उल्टी बात हो गई। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को मकान अलॉट ना करे, अलॉट कर देती है अपने मेंबर्स को, देन द अलॉटीज विल बी ट्रीटेड एज द डीम्ड ओनर। बट नाउ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट टू अलॉट द हाउस प्रॉपर्टी टू इट्स मेंबर, बट let it out to other persons, non-members, then in that case the income will be chargeable to tax under the head income from house property in the hands of cooperative society recipient। cooperative society यानी किराया लेने वाली संस्था के हाथ में टैक्सेबल होगा। सर हो गया, समझ में आ गया। टैक्स रेट्स कितने हैं? ऊपर की सारी बातें छोड़ दो, जो डिडक्शन से देने के बाद इनकम बचेगी, हाँ जी इनकम बचेगी, हाँ जी। तो पहले 10,000 पर 10% के हिसाब से, अगले 10,000 पर 20% के हिसाब से, और उसके ऊपर के बैलेंस अमाउंट पर 30% के हिसाब से टैक्स रेट है। एजुकेशन सेस और एसएचजी है बेटा 3% के हिसाब से,
और अगर 1 करोड़ से अधिक की इनकम बचती है तो 12% के हिसाब से सरचार्ज भी लग जाएगा। साफ साफ टैक्स रेट्स दिए हुए हैं असेसमेंट ईयर 16-17 के। इसमें 2 इंपॉर्टेंट नोट याद रखने हैं आपको। एक पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ। पॉइंट नंबर 2, इफ गोडाउन और वेयर हाउस इज लेट आउट फॉर अ पर्पसेज अदर देन स्टोरेज और प्रोसेसिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 80p में बताया था, अगर हम किराए पर देते हैं हाउस प्रॉपर्टी, वेयर हाउस या गोडाउन को, स्टोरेज और प्रोसेसिंग टू फैसिलिटेट द मार्केटिंग ऑफ द facilitating the marketing of commodities, then in that case ATP मिल जाएगा, हाँ या ना। लेकिन अगर स्टोरेज और प्रोसेसिंग के अलावा कोई फैसिलिटेट करने के लिए देते हैं, कोई और चीज के लिए देते हैं, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के अलावा, बट ऑब्वियस है अगर हमने स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए किराए पर दिया हुआ है क्या, वेयर हाउस और गोडाउन, ठीक है माफ है, लेकिन अदर देन स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए पॉसिबल ना होगा मेरे लाल। पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट नोट में, अ सोसाइटी विच बाइज एंड सेल्स द प्रोडक्ट ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ, दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माल खरीदती और बेचती हूँ, ये सेक्शन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80p। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड या इंटरेस्ट लेती है तो माफ है, लेकिन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से माल खरीदती, बेचती और उससे कमाती है तो वो माफ नहीं है। नो TDS on the last point of this chapter. After that we will pick a question and after that our topic will be over for today. सर असेसमेंट भी हो गया, हाँ सर डिडक्शन भी हो गया, हाँ। नो TDS अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट देती है अदर देन कोऑपरेटिव बैंक्स, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट देती है, नो नीड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ TDS। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपॉजिट इंटरेस्ट देती है अगेंस्ट in respect of deposit with a primary agricultural credit society or a primary credit society or a cooperative land mortgage bank or a cooperative land development bank, no TDS is required. Okay, ये आप लोग देख लेंगे। मुझे एक चीज़ जो मुझे याद है, मुझे वो चीज़ बताने देना जो मैंने अभी तक छोड़ रखी है मेरे लाल। चलिए पॉइंट नंबर 8 वापस देखते हैं। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो कोऑपरेटिव बैंक है तो कोऑपरेटिव बैंक को ऊपर सेक्शन 80p नहीं लगेगा, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर सेक्शन 80p लगेगा अगर वे प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं तो, प्राइमरी एग्रीकल्चरल एंड क्रेडिट सोसाइटीज हैं तो, अगर वो प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक से, तो भले ही वो पब्लिक के साथ डील करें, हाँ या ना, भले ही वो पब्लिक के साथ डील करें। फिर मैं बात करता हूं कोऑपरेटिव प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, दे देना वहां पे डिडक्शन, दैट्स इट। प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और रूरल डेवलपमेंट बैंक जो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड हो तो उन पर ये डिडक्शन मिलेगा, दैट्स इट। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू पिक अ क्वेश्चन एंड विल सी दैट हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जरा देखें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि एक मार्केटिंग, अच्छा सीधे सीधे लिखते हैं ना, सॉल्यूशन लिखते हैं।
computation of total income. SSC, Delhi Cooperative Society. मार्केटिंग ऑफ, अच्छा अच्छा, चलिए सर एक काम करते हैं बेटा, हम चीज़ों को हेडवाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अच्छा, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस, ठीक है ना। इतने को डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे क्या आता है। मार्केटिंग पीजीबीपी, ये टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी में, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस है। अभी मैं डिडक्शन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, तो कंफ्यूज ना हो जाना। इंटरेस्ट फ्रॉम मेंबर्स ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स परचेज्ड, अदर सोर्सेज में प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल, दिस इज आवर बिजनेस इनकम विदाउट द एड ऑफ द पावर, ब्रैकेट में लिख दें। अच्छा, सप्लाइंग मिल्क टू गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो आवर बिजनेस इनकम। That comes to 15,000 run by members, okay. Agency business, that comes to 25,000. Dividend from other cooperative society, how much? 15,000, that is other sources, दिख रहा है ना बेटा। लेटिंग ऑफ गोडाउन, हाउस प्रॉपर्टी, $20,000 and income from house property, this is our question। या तो आप ले लो 2 मिनट, या तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं क्वेश्चन। कैपिटल गेन छोड़ दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जगह की कमी है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ये हमारा टोटल क्वेश्चन है। अगर आप इसको ऐड करें तो कितना मिल जाएगा, जरा वो हमें बताएं। $144, दैट कम्स टू 124। सर डिडक्शन किन किन चीज़ों का मिलेगा? बेटा देखो, अगर हम डिडक्शंस की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? डिडक्शंस की। किन किन चीज़ों का डिडक्शन मिलेगा? पहला, गोडाउन लेट आउट,
इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। मान लिया जाएगा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए। गोडाउन कहाँ के लिए होगा? स्टोरेज के लिए, कुछ और तो लिखा नहीं। ये बेटा अभी 30,000 रहने देना, इसके लिए कुछ भी नहीं मैंने बोला था लेकिन अभी कुछ नहीं बोला। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 10,000, इसका भी डिडक्शन हमको मिल जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स, प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल विदाउट द एड ऑफ द पावर है, छूट मिल जाएगी। सप्लाइंग मिल्क टू गवर्नमेंट, सर इसकी भी डिडक्शन आप ले लीजिए ना। $15,000 एंड एजेंसी बिजनेस, ठीक, सामान खरीदना और बेचना, सामान खरीदना और बेचना, एजेंसी का। डिविडेंड फ्रॉम अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, $15,000, ओके। इंटरेस्ट फ्रॉम मेंबर्स छोड़ दें, टोटल कितना डिडक्शन मिल गया? 40, 55, 65, 85, 93। यहां से आप लोग देख लेंगे टैक्सेबल इनकम, अब दो चीजें आई। 1,000, सर वो तो पूरा टैक्सेबल होगा, उसमें तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली। जो इंटरेस्ट फ्रॉम मेंबर्स है 100% इट इज टैक्सेबल एट ऑल। बचा 30,000। 30,000 क्या है जरा ऊपर देखें आप, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने कहा था इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 100% डिडक्टेबल होंगे सर्टेन कंडीशंस के साथ, बशर्ते, पलट लें पेज, देख लें, बशर्ते टैक्सेबल इनकम 20,000 नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम 20,000 से अधिक ना हो। वापस आओ, पॉइंट नंबर 5, एनी इनकम अराइजिंग टू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और अदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी is fully deductible under this section where the gross total income, मैंने इसीलिए कहा था उस समय, अंडरलाइन कर लो बेटा, बस मैं जानता था ये आएगा। ग्रॉस टोटल इनकम अगर 20,000 रुपये से अधिक है ना बेटा, ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम 20,000 से अधिक है तो नो डिडक्शन, दिस इज योर टैक्सेबल इनकम, दैट्स इट। दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। सेक्शन 80P कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिडक्शन एंड असेसमेंट देयर ऑफ। मैंने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पहले 1 लाख तक छोड़ा है, बाकी जो 100% था उनको छोड़ दिया। अदर देन अबाउ 50,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता। इज इट क्लियर? टाटा बोला जाए। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।